केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। सरकार ने आज गन्ना किसानों और चीनी मिल मजदूरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 60 लाख टन चीनी के निर्यात पर दी जाने वाली सब्सिडी को सीधे किसानों के खाते में डालने का फैसला लिया है। इससे 5 करोड़ से ज्यादा किसानों और मजदूरों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ना किसानों के हित में बड़े फैसले का ऐलान किया है। सरकार किसानों को 60 लाख टन निर्यात की गई चीनी पर दी गई सब्सिडी को उनके खाते में सीधे डालेगी। किसानों को हर 1 टन निर्यातित चीनी पर 6,000 रुपए दिए जाएंगे। इससे देश के 5 करोड़ गन्ना किसानों और 5 लाख चीनी मजदूरों को सीधा फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस साल चीनी का उत्पादन 310 लाख टन होने की संभावना है, जबकि देश में इसकी खपत 260 लाख टन है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई और फैसलों को मंजूरी दी गई। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कैबिनेट के फैसले की सराहना की। उन्होंने ट्वीट किया कि देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए आज विशेष खुशी का दिन है। कैबिनेट ने 5 करोड़ गन्ना किसानों के लिए 3500 करोड़ रुपए की सहायता राशि मंजूर की है। पैसा सीधे उनके खातों में ट्रांसफर होगा। इससे चीनी मिलों से जुड़े लाखों कामगारों को भी लाभ पहुंचने वाला है। सरकार ने इस साल 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का निर्णय किया है। निर्यात को सब्सिडी देने का निर्णय किया है। ये सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जाएगी। 3500 करोड़ रुपए इस काम के लिए लगेंगे। लेकिन किसान के लिए खुशखबरी वो है कि जो प्रत्यक्ष निर्यात होगा, वो निर्यात का जो मूल्य मिलेगा वो भी किसान के खाते में जाएगा। वो लगभग 18,000 करोड़ रुपए मिलेगा। 18,000 करोड़ रुपए निर्यात से मिलने वाली आय, और अभी तक जो घोषित सब्सिडी दूसरी है उसका 5,361 करोड़ तो एक सप्ताह में किसान के खाते में जमा होगा। आगरा के इंडियन ओवरसीज बैंक में मंगलवार को दिन दहाड़े पड़ी 57 लाख की डकैती में पुलिस बदमाशों को नहीं पकड़ पाई। 2 जगह से पुलिस को घटना के बाद के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। इनमें बदमाश भागते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद इनकी पहचान नहीं हो सकी। बैंक मैनेजर अनीता मीणा ने सदर थाने में वारदात की रिपोर्ट दर्ज कराई है। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। इनके सहारे बदमाशों को पहचानने की कोशिश जारी है। अभी कोई सुराग नहीं मिला है कि ये बदमाश कहां थे और किस जगह पहुंचे, लेकिन कोशिश फिर भी जारी है। अलग अलग टीमें अलग अलग बिंदुओं पर काम कर रही हैं। पुलिस को ग्वालियर रोड का सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें बदमाशों की बाइक खराब है, जिस पर दो बदमाश बाइक से जा रहे थे। एक के पिट्ठू बैग टंगा था। इसी में बैंक से लूटे गए 57 लाख रुपए थे। दूसरा बदमाश पीछे बैठा था। बाइक खराब होने के कारण पीछे बैठा बदमाश धक्का मारकर आगे ले गया। इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा में डकैती के दूसरे दिन बुधवार और गुरुवार को कामकाज बिल्कुल ठप रहा। अधिकारी और कर्मचारी तो आए, लेकिन वे पुलिस के सवालों का जवाब देने में ही रहे। पुलिस की अलग अलग टीमों ने उनसे घटना से लेकर बैंक में आने वाले लोगों तक की पूरी जानकारी मांगी। बैंक मैनेजर अनीता मीणा, डिप्टी मैनेजर विवेक यादव से भी ये पता लगाया गया कि कोई कर्मचारी संविदा पर तो नहीं है, या फिर कोई कर्मचारी हाल ही में तो नौकरी छोड़कर तो नहीं गया। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के गधुई गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। वह 4 दिन पूर्व अहरोला इलाके में पेट्रोल पंप पर हुई लूट में वांछित चल रहा था। आपको बता दें कि पुलिस गधुई गांव के कोल्ड स्टोर के पास चेकिंग कर रही थी। उसी समय बाइक से आते हुए 2 लोग दिखाई दिए। पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश चंद्रजीत घायल हो गया। वहीं अंधेरे का लाभ उठाकर उसका एक साथी फरार हो गया। घायल बदमाश के पास से एक पिस्टल, कारतूस और एक चोरी की बाइक बरामद हुई है। घायल बदमाश मेहरनगर का शातिर अपराधी है। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर 4 दिन पहले
अरोला थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप से हथियारों के बल पर लगभग 1 लाख रुपए की लूट की थी। इस पर हत्या, लूट और अन्य संगीन धाराओं में 20 से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। फिलहाल पुलिस उसके दूसरे साथी की पकड़ने का प्रयास कर रही है। अभी कुछ देर पहले थाना निजामाबाद क्षेत्र के गंधारी क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ थाना निजामाबाद पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई है। इस पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपये का जनपद का इनामी चंद्रजीत, जो कि एक सक्रिय अपराधी है और थाना मेहनगर का हिस्ट्री शीटर भी है, और यह अभी 5 दिन पूर्व हुई एक पेट्रोल पंप की कैश लूट में वांटेड था। पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है और इसे अस्पताल भेजा गया। घटनाक्रम यह है कि शाम को जब चेकिंग चल रही थी, एक मोटरसाइकिल पर 2 बदमाश पुलिस को आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा जब इनकी घेराबंदी की गई तो इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग किया गया, भागे गए। पुलिस द्वारा पीछा करते समय इनके द्वारा पुनः पुलिस पर फायरिंग की गई। काउंटर फायरिंग में एक बदमाश के गोली लगी और दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा। इस बदमाश का नाम चंद्रजीत है, जो कि जिसके ऊपर लूट और डकैती और हत्या के 20 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। ये थाना मेहनगर क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर है और इसके पास एक 32 बोर की रिवॉल्वर, खाली भरे कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इससे जो अभी जैसे मैंने बताया 5 दिन पूर्व पेट्रोल पंप में जो लूट हुई थी उसमें ये इसके द्वारा अपने साथियों के साथ कार्य की गई थी और उसमें ये वांछित भी चला। 25,000 रुपये का नाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था। कानपुर में रूसी महिला के साथ अपने सरकारी आवास में दुष्कर्म करने वाले आरोपी कर्नल नीरज गहलोत को जेल भेज दिया गया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट, गवाह और साक्ष्यों को पेश किया। इनके आधार पर कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। 10 दिसंबर की रात लखनऊ का एक कारोबारी अपने परिवार के साथ कानपुर आया हुआ था। वह अपने दोस्त कर्नल नीरज गहलोत के सरकारी आवास पर डिनर करने चला गया। कर्नल ने शराब में नशीला पदार्थ खिलाकर व्यापारी को बेहोश कर दिया। इसके बाद उसकी रूसी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। केंट थाने में पीड़िता ने 12 दिसंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी कर्नल को सीओडी से गिरफ्तार कर लिया। एसपी पूर्वी राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि बुधवार को कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आरोपी कर्नल मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का रहने वाला है। लखनऊ और प्रयागराज में भी उसका घर है। दोनों शहरों में परिवार वाले रहते हैं। रूसी महिला के वकील संदीप शुक्ला ने बताया कि केस में कई अहम साक्ष्य हैं। आरोपी और पीड़ित की लोकेशन एक ही है। पीड़िता के बयान आरोपी के खिलाफ हैं। पीड़िता का पति और बेटा चश्मदीद गवाह हैं। इसके अलावा अगर डीएनए जांच मैच कर जाता है तो केस और मजबूत हो जाएगा। वकील के मुताबिक ये सबूत ऐसे हैं जो अपराधी को सजा दिलाने में पत्थर की लकीर साबित होंगे। किसानों की प्रगति से देश की प्रगति होती है। हैदराबाद में आज स्वर्ण भारत ट्रस्ट में ऋतु नेस्तम और मुप्पा वरापू फाउंडेशन की तरफ से संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि किसान और सरकार दोनों बातचीत करने के इच्छुक हैं। ऐसे में किसानों के मुद्दों का जल्द ही उचित समाधान निकल आएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि विरोध कर रहे किसानों की शंकाओं का जल्द ही तर्कसंगत समाधान तलाश लिया जाएगा। हैदराबाद में स्वर्ण भारत ट्रस्ट की तरफ से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान और सरकार दोनों बातचीत करने के इच्छुक हैं और संबंधित मुद्दों का जल्द ही समाधान कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश का विकास किसान के विकास से जुड़ा है, इसलिए हर किसी को किसान का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने किसानों की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को टीम इंडिया की तरह काम करना चाहिए। उन्होंने फसलों की उचित कीमतों के अलावा समय पर सस्ती पूंजी उपलब्ध कराने पर जोर दिया। साथ ही कृषि उत्पादों की बर्बादी रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की भी बात कही। Certain farmers are also agitating, and then we saw the news that the government is willing to talk to them.
they are also willing to discuss. So they should come together and have fruitful and meaningful discussion and find a reasonable solution to the problems so that the farmers can go back happily and take care of their agriculture. We should not allow politics to come in the way. The moment politics get in, you know what will happen. जालौन जिले के थाना एट में शादी के बाद पहली बार विदा होकर आई बहू ने एक दिन बाद ही ससुरालियों को खाने में नशीला पदार्थ खिला दिया। जब सभी परिवार वाले बेहोश हो गए तो वह जेवर और नकदी समेटकर बाहर फरार हो गई। सुबह होश आने पर उन्होंने मायके सूचना दी। बहू का सुराग न मिलने पर पुलिस को भी तहरीर दी गई। घटना एट थाना क्षेत्र की है। युवक की बीती 22 नवंबर को बड़े ही धूमधाम के साथ शादी हुई थी। चौथी पर बहू मायके चली गई और इसके बाद 14 दिसंबर को ससुराल वाले उसे विदा कराकर मायके से अपनी ससुराल ले आए। एक दिन बाद सास ने बहू से खाना बनवाया। रात में घर वालों ने खाना खाया और सभी बेहोश हो गए। ससुराल वालों का आरोप है कि बहू जेवर और 60,000 रुपए की नकदी लेकर प्रेमी के साथ भाग गई है। सुबह घर वाले जब जागे तो घटना का पता चला। पति ने पुलिस को तहरीर देकर मामला दर्ज कराने की गुहार लगाई है। वही थाना प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार दिवाकर का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जेईई मेंस 2021 परीक्षा फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में 4 सत्रों में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि प्रथम सत्र की परीक्षा 23 से 26 फरवरी 2021 तक आयोजित की जाएगी और नतीजे परीक्षा की अंतिम तिथि से 4 से 5 दिनों के बाद घोषित किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत जेईई मेंस 2021 की परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में आयोजित होने वाली परीक्षा ऑफलाइन मोड में बीआर के लिए परीक्षा कराई जाएगी। नेशनल टेस्ट एजेंसी ने यह निर्णय लिया है कि छात्रों को 90 में से 75 सवालों का जवाब देने का विकल्प मिलेगा। 15 सवाल वैकल्पिक होंगे। नेगेटिव मार्किंग की भी नहीं की जाएगी। सर्वश्रेष्ठ स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी। वर्ष में 4 बार जेईई की परीक्षाएं होंगी ताकि हर छात्र को बहुत अच्छे तरीके से उसको अवसर मिल जाएगा और 4 सत्रों में जो कराई जाएंगी वो पहला फरवरी में होगा, दूसरा मार्च में होगा, तीसरा अप्रैल में होगा और चौथा मई में होगा। ये जो 4 सत्र में परीक्षा होगी एनटीए के द्वारा, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा, वो परीक्षाएं आप अपनी सुविधा के अनुसार दे सकेंगे। जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर 6 के पास बुधवार की रात करीब 12 बजे पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में 25,000 के इनामी बदमाशों को गोली लगी है। यह बदमाश सीतापुर का रहने वाला है और इसका नाम रामसनई लोनिया है। डीसीपी मध्य सोमेन वर्मा ने बताया कि बुधवार देर रात करीब 12 बजे सूचना मिली थी कि पिपरा घाट से जनेश्वर मिश्रा की तरफ सातिर बदमाश अपने एक साथी के साथ जा रहा है। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उसने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में इनामी बदमाश रामसनई के पैर में गोली लगी जबकि दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। एसपी गोमती नगर श्वेता श्रीवास्तव ने बताया कि 9 दिसंबर को गोमती नगर पुलिस ने सीतापुर निवासी उमेश लोनिया को चोरी के 6 वाहनों के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उमेश ने गिरोह के सरगना रामसनई के बारे में जानकारी दी थी जिसे पुलिस तलाश कर रही थी। फरार रामसनई की गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था जिसे आज गिरफ्तार कर लिया है। और भारत के दौरे पर आए ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। डोमिनिक राब ने आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का निमंत्रण पत्र सौंपा जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक राब से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच कोविड-19 और ब्रेक्जिट के बाद की अवधि में एक साथ काम करने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं।
ब्रिटेन के न्योते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, जबकि भारत के बुलावे पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अगवानी करने की अपनी उत्सुकता जाहिर की। डोमिनिक राब बाद में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से भी मिले। दोनों नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के बीच उच्च शिक्षा के क्षेत्र में टास्क फोर्स गठित कर आपसी सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पाठ्यक्रम और डिग्रियों की पारस्परिक मान्यता दिए जाने पर भी विचार विमर्श किया। डोमिनिक राब ने भारत की नई शिक्षा नीति में काफी दिलचस्पी दिखाई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल दुखीराम मौर्य की बड़ी बेटी आरती की शादी अरू हरिपुर गांव निवासी अवधेश मौर्य के साथ तय हुई थी, लेकिन शादी समारोह से उस वक्त हड़कंप मच गया जब दुल्हन 7 फेरे लेने के कुछ समय पहले ही छत से गिरकर घायल हो गई। गंभीर रूप से घायल दुल्हन का एक पैर में फ्रैक्चर हो गया। बताया जा रहा है कि कमर में गंभीर चोटें आई हैं। घटना से परेशान परिवार के लोगों ने दूल्हे को दुल्हन की छोटी बहन से विवाह करने का विकल्प दिया। छोटी बहन से शादी की बात पर दूल्हे ने साफ इनकार कर दिया और उसने कहा कि वह उसके साथ 7 फेरे लेगा, जिससे रिश्ता उसका तय हुआ था। आरती का पैर तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल से दुल्हन को घर लाया गया। इसके बाद डॉक्टरों की सहमति से स्ट्रेचर के माध्यम से 7 फेरे लिए गए। प्रयागराज में एक शादी उस समय चर्चा में आ गई जब पुलिस ने दूल्हे को शादी के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया। दरअसल प्रयागराज पहुंची दिल्ली पुलिस ने दूल्हे को मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दिल्ली के राजौरी गार्डन थाना टीम ने रात में चेकिंग के दौरान विष्णु गार्डन निवासी जाकिर रोल हसन को 7 किलोग्राम गांजा के साथ पकड़ा। पता चला कि वह गांजा तस्कर गिरोह का सदस्य है, जिसका सरगना ललकपुरवा जिला सुल्तानपुर का निवासी मुन्ना यादव है, जो शादी के लिए प्रयागराज गया हुआ है। उसके बाद टीम ने शादी वाले दिन ही उसे दबोच लिया। मुन्ना से पूछताछ के बाद पुलिस ने गांव भोजपुर से शहबाज को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद टीम तेलंगाना पहुंची और वहां से 2 नाबालिग युवती और 2 महिलाओं समेत कुल 8 आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने खुलासे में बताया कि नीरज उर्फ पंडित पर राजौरी गार्डन थाने में एक मामला पहले से ही दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए करीब 2860 किलोमीटर का सफ़र तय किया, जो तेलंगाना से गांजा लाकर दिल्ली NCR में सप्लाई किया करते थे। राजस्थान के भरतपुर जिले से डरा देने वाला एक CCTV फुटेज वायरल हो रहा है। भरतपुर जिले के भीड़भाड़ वाले सराफा बाजार में एक इमारत की 3री मंजिल से एक पिलर नीचे से गुजर रहे 2 युवकों पर जा गिरा। पिलर गिर जाने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि साहिल और इरफान नाम के 2 शख्स एक साथ सड़क से गुजर रहे थे। तभी अचानक 3री मंजिल से एक पिलर दोनों के ऊपर जा गिरा। इरफान किसी तरह आगे निकल गया, इसलिए वह बच गया, लेकिन साहिल पिलर की चपेट में आते ही जमीन पर गिर गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा कि एक दुकान में कुछ निर्माण कार्य चल रहा था, तभी 3री मंजिल से पिलर गिर गया। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। राष्ट्र आज विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर बहादुर शहीदों को नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित किया। विजय ज्योति यात्रा में 4 विजय मशालें देश के चारों दिशाओं में जाएंगी। आपको बता दें कि इस विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर पूरे साल कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 1971 के युद्ध पर पाकिस्तान पर भारत के विजय की 50वीं वर्षगांठ पर दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक पर इस युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि दी गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को सलामी दी और पुष्प चक्र अर्पित किया। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और सीडीएस जनरल बिपिन रावत मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर 4 स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित किया, जिसे 4 भूतपूर्व सैनिकों ने थाम रखा था। स्वर्णिम विजय मशाल को 1971 के युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं के गांव और शहरों के साथ देश भर के विभिन्न इलाकों में ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने यहां पर रखी आगंतुक पुस्तिका में अपने हस्ताक्षर किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय वर्ष के स्मृति चिन्ह का भी अनावरण किया। इसके साथ ही विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई। आज ही के दिन 1971 में पाकिस्तानी सेनाओं के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने 90,000 से अधिक सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने आत्मसमर्पण किया था। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान से अलग होकर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश सार्वभौम राष्ट्र बना था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर 1971 के युद्ध में शहीद होने वाले वीर जवानों को याद किया। राष्ट्रपति ने कहा कि हमें वीर सैनिकों की शहादत को याद करना चाहिए, जिन्होंने देश की संप्रभुता की रक्षा और गरिमा की रक्षा के लिए जान न्यौछावर किया। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को नमन किया। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि ये दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहने के साथ ही भावी पीढ़ियों के लिए राष्ट्र निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत करता रहेगा। मऊ जिले की बीटी चौराहे के पास कृषि कानूनों के विरोध में एक अनोखा प्रदर्शन किया गया। यहां भैंस के आगे बैंड बाजा और पायपन बजाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सपा नेता राज विजय यादव ने कहा कि नए कृषि कानून के विरोध में किसान 22 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन भैंस रूपी सरकार किसानों की आवाज नहीं सुन रही है। यह सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है, जिसे देश के अन्नदाता का दुख और दर्द इस कड़ाके की ठंड में नहीं दिख रहा। सपा नेता ने कहा कि ये कानून किसानों के हाथ में कटोरा और बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। जरूरत आज हम लोग जो ये गूंगी बहरी सरकार है, किसान 21 दिनों से इस ठंड में ठिठुर रहा है और देश के बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डरों पे जा करके प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार इसको किसानों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। तो आज हम लोगों ने ये गूंगी रूपी ये जो भैंसे हैं, जो गूंगी हैं, जो देश की आवाज नहीं सुन सकती हैं, लोगों की आवाज नहीं सुन सकते हैं, उसी प्रकार ये जो किसान की आवाज है हम लोगों ने जो ढोल से निकाला है और हम लोगों ने ये बताना चाहा है कि ये जो नरेंद्र मोदी है वो भैंस है। ये किसानों की आवाज जिसको नहीं सुनाई दे रही है। और मैं ये सीधे सीधे कह सकता हूं कि जो देश के अडानी और अंबानी और बड़े उद्योगपतियों हैं, इनके गुलाम है नरेंद्र मोदी, क्योंकि इन्होंने जो किसान विरोधी बिल लाया है ये सीधे सीधे किसानों के हाथ में कटोरा देने का काम करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जब कभी किसी द्वारा मांगा ही नहीं जा रहा था, किसानों के द्वारा या बड़े उद्योगपति या बड़े बुद्धिजीवी के द्वारा, आम जनमानस के द्वारा, तो ये किसान विरोधी बिल लाने की आवश्यकता क्या थी? ये सीधे सीधे बड़े अडानी और अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए बिल लाया गया। पहाड़ों में हुई बर्फबारी के असर से उत्तर प्रदेश और आसपास के शहर ठंड के आगोश में ठिठुर रहे हैं। 4 दिन से लगातार चल रही शीतलहर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। यही कारण है कि यहाँ न्यूनतम के साथ ही अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखी गई। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गुरुवार की सुबह काफ़ी ठंडी रही। ठंड से बचाव के लिए शिकोहाबाद के होटल ग्रीन पार्क में नगर की समाज सेवी संस्था रोटी बैंक के पदाधिकारियों द्वारा प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में रोटी बैंक के संयोजक राजीव गुप्ता ने बताया कि 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक असहाय बेसहाराओं को कंबलों का वितरण किया जाएगा। निःशुल्क कंबल पाने के लिए लोगों को पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 20 दिसंबर से प्रारंभ हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराते समय आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा। 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलने वाले निःशुल्क कंबल वितरण समारोह में हर रोज करीब 1000 लोगों को कंबल बांटे जाएंगे। होटल ग्रीन पार्क में
रोटरी बैंक की तरफ से एक प्रेस वार्ता रखी गई थी। उसका मुख्य उद्देश्य था कंबल वितरण। इस बार हमारी एसडीएम महोदय जी से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था एक बार में आप 100 कंबल बांट सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रेस वार्ता की थी। एक दिन में 1000 कंबल बटेंगे, एक बार में 100 बटेंगे। उसके लिए हमको पर्ची दी जाएंगी। हम उन लोगों कंबल वालों को पर्चियाँ देंगे और उनके आधार कार्ड लेंगे और फिर हम उनको डेट देंगे। तो एक डेट में हम 1000 आदमियों को ही डेट देंगे, तारीख देंगे और समय देंगे, जिससे हम 1000 कंबल बांट सकें। ये आयोजन हमारा 5 दिन लगातार चलेगा। संभल में खनन करके मिट्टी ले जा रहे ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर परिजन और थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर वहां से भाग गया। ऐसे में परिजन ट्रैक्टर चालक को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर सबके साथ सड़क पर बैठ गए, जिससे जाम लग गया। आपको बता दें कि थाना हयात नगर क्षेत्र के गांव रसूलपुर निवासी बुद्ध सेन का बेटा रवि बाइक से कुछ सामान लेने के लिए सराय तरीन आया था। सामान लेने के बाद वह वापस घर की ओर जा रहा था। जैसे ही वह रसूलपुर की ओर से जाने वाले रास्ते पर पहुंचा, तभी रसूलपुर की तरफ से अवैध खनन करके आ रहे ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार रवि सड़क पर गिर गया और मिट्टी से भरा ट्रैक्टर ट्राली उसके ऊपर से गुजर गई। घायल रवि ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर ट्राली को छोड़कर मौके से फरार हो गया। हम मार्केट से आ रहे थे जी। कहाँ से? सरायगंज से? बाइक से जी जी। और ये नूर के ट्रैक्टर है, नूर ही चलाता है ना। हाँ। और इसके बहुत दिन से हम लोगों को दिक्कत भी है, कई एक्सीडेंट पहले भी हो चुके हैं इसके। और ये जो यहाँ के एसओ वगैरह है जो इन्होंने परमिशन दी है, किसानों को कोई परमिशन नहीं है, लेकिन इन लोगों को चलाने की परमिशन, क्योंकि इनसे पैसे लेते हैं ये लोग। अच्छा, आज कैसे हुआ एक्सीडेंट? ये आज ये इधर से ला रहा था, क्योंकि 16 साल के मतलब ड्राइवर भी रख रखे हैं और खुद भी चलाते हैं इन चीज़ों को। इतनी लापरवाही से चलाते हैं ताकि हमारे कई बार बच्चों को भी दिक्कत हुई, सवारियों को भी टचिंग हुआ। आपने शिकायत की थी? और रास्ते भी खराब कर दिए इन लोगों ने चला के। लेकिन कंप्लेंट की थी आपने इससे पहले? शिकायत की थी आपने इससे पहले? सर, शिकायत करने के बाद भी 1.5-2 घंटे बाद पुलिस यहाँ पर 2-3 बंदे आके देखा है। हाँ, ये आज शाम को हयात नगर क्षेत्र में रसूलपुर गांव है। रसूलपुर गांव के रवि हैं, ये अपने भाई के साथ अपनी मोटरसाइकिल से सराय तरीन से अपने गांव जा रहे थे। तो रास्ते में एक ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर से इनकी एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में रवि की मृत्यु हो गई है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। एफआईआर दर्ज की जा रही है। जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है हम लोग करा रहे हैं। कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में जैसे खनन बड़ी तादाद में हो रहा है, जैसे क्या? हाँ, इसकी हम जानकारी कराते हैं। ये वैध खनन है या अवैध है। अगर ये अवैध पाया जाएगा तो इसके विरुद्ध भी सख्त जो भी पुलिस कानूनी कार्रवाई है वैधानिक रूप से की जाएगी। सर, किस आधार में माने लोग सर ये? इन लोगों को ये जो विधिक कार्रवाई है वो नियमानुसार हो, वही उनको आश्वासन दिया गया। जो भी विधिक कार्रवाई, जो भी प्रशासनिक मदद है, मजदूर है ये, जो भी गरीब है, जो भी इनकी प्रशासनिक रूप से मदद हो पाएगी वो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। हरदोई जिले में बेटा गोकुल थाना क्षेत्र में नाबालिग दुल्हन जयमाला के बाद प्रेमी के साथ भाग गई। इसकी भनक लगते ही दुल्हन के परिजनों ने पूरे गांव में घेराबंदी कर दी। गांव से बाहर जाते समय दुल्हन और उसके प्रेमी को पकड़ लिया, जमकर मारपीट की गई। मामले में सुलह समझौते का दौर चलता रहा, लेकिन कोई हल न निकलने पर पुलिस ने दुल्हन को बाल कल्याण समिति में भेज दिया, जहां से किशोरी को उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया। बेटा गोकुल थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने अपनी पुत्री की शादी कछोना कोतवाली क्षेत्र में तय की थी। रात करीब 9 बजे बारात आ गई। जयमाला होने के बाद दुल्हन अपने प्रेमी के साथ रफू चक्र हो गई। इसका पता जैसे ही परिजनों को हुआ, वैसे ही वहां अफरा तफरी मच गई। गांव से भाग रही दुल्हन और उसके प्रेमी को गांव के बाहर पकड़ लिया। प्रेमी की जमकर मारपीट कर दी गई। मारपीट के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। मामला थाने पहुंच गया। थाने में कई घंटे तक चली पंचायत के बाद भी कोई हल नहीं निकला। प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मीकांत मिश्रा ने बताया कि प्रेमी पुलिस हिरासत में है। वहीं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष शिशिर गौतम ने बताया कि किशोरी को उसके परिजनों के साथ भेज दिया है, जिससे कि कोई अप्रिय घटना न हो। हाथरस में एक अधेड़ 2 शादी कर चुका है। दोनों पत्नी जिंदा हैं। दोनों पर करीब 7 बच्चे हैं, लेकिन इश्क मिजाज बुढ़े को अब तीसरी शादी करने का सनक सवार है। बुधवार को अधेड़ अपनी बेटी की ससुराल में जाकर हंगामा करने लगा।
उसने कहा कि अब वह तीसरी शादी करेगा। जैसे ही दोनों पत्नियों को पता चला तो वह अपने बच्चों को लेकर बेटी की ससुराल पहुंच गई। शादी से मना किया तो बुढ़ा बिदक गया। उसने विषाक्त पदार्थ खा लिया। बेहोशी की हालत में उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि आबागढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले अधेड़ की एक बेटी की ससुराल कोतवाली सदर से सटे गांव में है। अधेड़ अपनी बेटी की ससुराल में घूमने के लिए आया हुआ था। यहाँ उसने शराब का सेवन कर लिया और तीसरी शादी करने की जिद करने लगा। जब दामाद ने अपने ससुर का ये रूप देखा तो उसने अपनी सास को बता दिया। दोनों सास इकट्ठा होकर अपने बच्चों को लेकर बेटी की ससुराल आ गई। जब दोनों पत्नियों ने अपने पति को समझाया तो वह किसी की मानने को तैयार नहीं हुआ। काफ़ी देर तक हंगामा करने के बाद विषाक्त पदार्थ खा लिया। बेहोशी की हालत में उसे बागला जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे अलीगढ़ ले जाने की सलाह दी, लेकिन बिगड़ती हालत देख उसे चावड़ गेट के पास एक नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया गया। क्योंकि मामला पारिवारिक था और किसी भी तरह की कोई सूचना थाने में नहीं दी गई थी, इसलिए थानेदार अरविंद राठी ने मामले की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। यूपी के हाथरस में मकान को परिजनों द्वारा कब्जाए जाने पर थाना सादाबाद क्षेत्र के गांव नगला अलिया के एक निसंतान दंपति ने तहसील पर जमकर हंगामा किया। ये वृद्ध दंपति तेल की बोतल और माचिस लेकर तहसील परिसर में पहुंच गए। मौके पर मौजूद लोगों ने वृद्ध दंपति को समझा बुझाकर जल्द ही शिकायत निस्तारण का आश्वासन दिया। जब बोतल का तेल चेक किया गया तो उसमें सरसों का तेल निकला। आपको बता दें कि कजरौठी ग्राम पंचायत के गांव नगला अलिया निवासी 72 वर्षीय घनश्याम सिंह ने 10 दिसंबर को सौंपे शिकायती पत्र में बताया था कि उन पर कोई संतान नहीं है। 4 साल पहले उन्होंने अपनी 4 बीघा जमीन अपने भतीजे की पत्नी के नाम कर दी थी और मकान के आधे हिस्से की वसीयत भी उसी के नाम लिख दी, ताकि बुढ़ापे में उनकी और उनकी पत्नी की देख रेख हो सके। घनश्याम का आरोप है कि जमीन के बेनामे और घर के आधे भाग की वसीयत के बाद उनका लालच और बढ़ गया। 1.5 माह पहले इन लोगों ने उन्हें घर से निकाल दिया और घर पर कब्जा कर लिया। वृद्ध दंपति ने शिकायती पत्र में इन लोगों को घर से बेदखल करने और अपनी जान की सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका। इसी के चलते आज वृद्ध दंपति एक बोतल में सरसों का तेल लेकर तहसील परिसर पहुंचे थे। हापुड़ में सिंभावली शुगर मिल ने गन्ना आपूर्ति पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया, जिसमें शुगर मिल ने अधिक गन्ना आपूर्ति करने वाले 19 किसानों को प्रशस्ति पत्र और कृषि यंत्र देकर सम्मानित किया। चीनी मिल मालिकों ने कहा कि चीनी उद्योग चलाना कोई आसान काम नहीं है। किसानों के सहयोग से चीनी उद्योग चल रहे हैं। 1-2 सीजन में ही उत्तर प्रदेश का प्रथम चीनी मिल बनेगा। किसानों को संबोधित करते हुए मिल मालिक ने कहा कि चीनी मिल पर किसानों का बकाया भुगतान होने पर भी किसान मिल को गन्ना आपूर्ति कर रहे हैं, लेकिन 1-2 सीजन बाद गन्ना भुगतान की परेशानी भी दूर हो जाएगी। सिंभावली मिल में एक समारोह था, जिसमें कि हमने सभी किसानों को जो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से और बहुत अच्छा सप्लाई कर रहे हैं मिल को, उन सभी को सम्मानित किया है और करने की कोशिश करी है। और हमारे यहाँ के जो सभी बुजुर्ग किसान हैं वो भी जुड़े हमारे साथ ये करने में, और हम चाहते हैं कि सिंभावली चीनी मिल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अव्वल चीनी मिल बने और ये किसानों के सहयोग के साथ ही संभव है।